नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। अच्छी आय लेने के लिए किसान पॉली हाउस में विभिन्न सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन इन सब्जियों में सूत्रकृमियों की समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है और यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका प्रकोप भी बढ़ता चला जाता है। तो किसान भाइयों, आप समय रहते सूत्रकृमियों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं गांव सेलमा, जिला राजसमंद के प्रगतिशील किसान मोती सिंह रावत से। मैंने ये पॉली हाउस 2012 में लगाया था। तब से मैं बहुत ही अच्छी प्रकार से इसमें खेती की पैदावार ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें 2 बार कैप्सिकम की, शिमला मिर्च की खेती ली हूँ। उसके बाद अभी तक 3 बार टमाटर की खेती ले चुका हूँ तथा 4 बार मैंने इसमें खीरा की पैदावार भी प्राप्त की हूँ। सभी फसलें मुझे बहुत ही अच्छी प्राप्त हुई है। जड़ गांठ सूत्रकृमि रोग, ये रोग मिलोडोगाइन जाति के सूत्रकृमि से होता है। इनको गांठ सूत्रकृमि या गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें नग्न नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है। ये सूत्रकृमि सब्जी वर्गीय फसलों में अधिक होता है और पॉली हाउस या शेड नेट में लगी सब्जी फसलों में भी अधिक देखने में आ रहा है। जड़ गांठ सूत्रकृमि की पहचान के लक्षण, ये सूत्रकृमि प्राथमिक तथा द्वितीयक जड़ों को प्रभावित करके फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसकी एक निश्चित संख्या से अधिक उपस्थिति पौधों में पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव के साथ उत्पादन भी कम हो जाता है। जड़ें फूली हुई प्रतीत होती हैं तथा जड़ों पर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं। पौधे कमजोर, बौने, पीले हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों में उकठा फफूंदी रोग शीघ्र लग जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में जड़ गांठ सूत्रकृमि का जैविक तरीके से नियंत्रण बहुत कम खर्च में आसानी से कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है। पॉली हाउस में मैंने पाया कि सबसे ज्यादा जो बीमारी का काम होता है वो निमोटोड सूत्रग्रंथि रोग है। मैं किसान भाइयों से और सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें फसल चक्र आप जरूर अपनाएं। मैंने इसमें 2 बार लहसुन की बुवाई भी की हूं, जिससे निमोटोड खत्म हो जाता है तथा फसल लगाने से पहले मैं इसमें नीम की खली और तंबाकू की पत्ती का चूर्ण और सीताफल के पत्तों के चूर्ण का पाउडर डालता हूं, जिससे आज तक मुझे यह बीमारी इसमें नहीं हुई है। क्वांटिटी कम से कम इसके अंदर जो नीम की खली है, इस पूरे ग्रीन हाउस के अंदर कम से कम 1 कुंटल हम इसमें डालते हैं। हाँ, 1008 वर्ग मीटर का जो ये ग्रीन हाउस लगा है। और जो पत्ती, सीताफल की पत्ती और इसका पाउडर है, जो सूखी पत्तियों को पीस कर जो उसका पाउडर डालते हैं, करीब 5 केजी के लगभग पूरे में हम पाउडर मिला के इसकी मेड़ की खुदाई कर देते हैं, जिससे भी यह निमोटोड नहीं आता है। जड़ गांठ सूत्रकृमि का नियंत्रण करने के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करें, उचित फसल चक्र अपनाएं और निमाटोड प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुआई करें। पौधशाला की मिट्टी को कार्बोफुरान 0.3 ग्राम AI प्रति 2 मिलीलीटर से भूमि के साथ उपचारित करें। और इसके अलावा अदरक और लहसुन का जो मिक्सर जो होता है, उसका भी जूस निकालने के बाद जो पाउडर, जो कचरा बचता है, उसको भी डालने से इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस फसल में देखने से ये पाया गया है कि अगर इसी प्रकार किसान मेहनत करते हैं तो मैं नहीं मान सकता कि ये पॉली हाउस है जो नुकसानदायक है। मैं 2012 से लेकर आज तक सभी प्रकार से इसमें काम कर रहा हूँ तथा किसान भाइयों से और सभी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि जो पॉली हाउस में एक निमोटोड की बीमारी है, इस बीमारी को बचने के लिए सबसे पहले तो है कि मई या जून, अप्रैल, कम से कम 2 महीने आप इसको खुली धूप के अंदर रखना है और दरवाजे बंद कर लेना, जिससे स्वतः ही माइट, फंजीसाइड जो भी बीमारियां होती है वो खत्म हो जाता है। तथा यह भी आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं इसको शुद्ध जैविक तौर पे अपना रहा हूँ। मैंने लहसुन का जूस, अदरक का जूस,
नीम की पत्ती और चाय का सब मेरे स्वयं यहाँ पे उत्पादित मैंने दवाइयाँ बना रखी हूँ, जिसको ड्रिप से भी देता हूँ तथा इसकी जड़ों के अंदर भी डाल रहा हूँ। और हफ्ते के अंदर 2 दिन कम से कम गाय का मूत्र, देसी गाय का मूत्र मैं ड्रिप से इनको दे रहा हूँ तथा फसल आपके सामने है। कुछ बीमारियाँ जरूर आती है, लेकिन इन दवाइयों के डालने से वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। गाय के मूत्र से इसको यूरिया वगैरह की भी पूर्ति हो जाती है तथा छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं वो भी स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। अतः जैविक खेती का भी पॉली हाउस के अंदर इस्तेमाल करना संभव है, जो कि मैं आपके सामने करीब 5 साल से इसमें जैविक खेती अपना रहा हूँ और मुझे फसल भी बहुत अच्छी प्राप्त हो रही है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे जो किसान भाई आम के बाग लगाए हैं, उन्हें आने वाले वर्ष में अधिक और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए समय बाग में कुछ कार्यों को करने की जरूरत होती है। तो इस समय आम के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, जिस बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर विवेक कुमार त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं कि आम फलों का राजा है और इसके उत्पादन और उत्पादकता दोनों को प्रभावित करने का यह मुख्य समय है। आप जान रहे हैं कि बरसात का सीजन है और खेत में खरपतवार जमे खड़े हैं। इनको नियंत्रित करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो सितंबर अक्टूबर का महीना होगा उसमें कलका का प्रादुर्भाव होता है और यही कलका आगे चल के फल के संख्या को, पुष्पन को प्रभावित करती है। तो अक्टूबर में जो फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन दुर्भाव होता है वो आपको फरवरी में पुष्पन के रूप में दिखाई देता है। किसान भाइयों, इस समय जो खरपतवार जमे हुए हैं उनको आप किसी भी प्रकार से हसिया से काटकर या खुरपी फावड़े से काटकर मल्च के रूप में प्रयोग कर दें। सितंबर अंत में और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आप जो इसकी रिकमेंडेड मात्रा में खाद है, यदि पौधा 10 वर्ष से अधिक है तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास को 2 भाग में, अर्थात 500 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास को प्रति वृक्ष की दर से अक्टूबर में, और इतनी ही मात्रा आप पुनः जनवरी के महीने में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में पौधे में डालेंगे। इसके साथ साथ 20 किलोग्राम गोबर की खाद। किसान भाइयों, ध्यान ये रखना है कि खाद को तने के पास न डालें। तने से कम 1 मीटर की दूरी पर इसको पौधे की पेरीफेरी में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में नाली में डाल देते हैं और हल्की गुड़ाई के द्वारा मिला देते हैं, जिससे अच्छी तरह पौधे को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं और फरवरी में जो पुष्पन है वो अधिक अच्छा आता है। कुछ पौधों में डाई बैग का प्रकोप होता है, अर्थात पौधा ऊपर सूखने लगता है। किसान भाइयों, इसी समय आम के बाग में डाई बैग रोग भी लगता है, जिसका प्रकोप अक्टूबर और नवंबर में और अधिक बढ़ जाता है। इस रोग में शाखाएं और टहनियां सूखने लगती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे शाखाएं आग से झुलस गई हैं। शुरुआत में शाखाओं का अगला भाग काला पड़ जाता है और ये कालापन धीरे धीरे बढ़ जाता है, सारा प्ररोग सूख जाता है और साथ में गोंद का रिसाव भी होता है। इस रोग का नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित शाखाओं की कटाई कर दें। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव पूरे फल वृक्ष पर कर दें और संभव हो सके तो वृक्ष के कटे भाग पर इस दवा का पेस्ट बनाकर लेप भी कर दें। इससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, देखा होगा फरवरी में कभी कभी जब पुष्पन आता है तो उसमें गुम्मा बन जाता है। किसान भाई अक्सर ये सोचते हैं कि पुष्प गुच्छा रोग आम के बाग में पुष्पन अवस्था में फैलता है, लेकिन प्रस्ताव में इसका प्रकोप सितंबर माह से प्रारंभ हो जाता है, जो कि धीरे धीरे पौधों पर बढ़ता रहता है और जब पौधों पर फूल आना प्रारंभ होता है तब इसका प्रकोप अधिक दिखता है। इसलिए अभी से ही इस रोग की रोकथाम जरूरी है। उसके नियंत्रण के लिए भी आपको अक्टूबर का महीना बहुत उपयुक्त माना गया है। उसमें नेपथलीन एसिटिक एसिड की 200 मिलीग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देने से आपकी मॉल फॉर्मेशन की समस्या भी समाप्त हो जाती है। इसको पुनः 15 दिन बाद अक्टूबर में ही दोबारा रिपीट कर देते हैं और इस प्रकार 2-3 वर्ष लगातार छिड़काव करने से मैंगो मॉल फॉर्मेशन की समस्या से आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल जाता है। किसान भाइयों, एक बात और देखेंगे कि इसकी छाल पर जो कीड़ा
लगता है वो छाल को खा के अंदर से खोखला करता है। इसके लिए नवंबर के महीने में और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी प्लास्टिक को बांध देते हैं और उसके ऊपर और नीचे की सतह पर ग्रीस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो बग चढ़ के पौधे पर फरवरी में पुष्प के रस चूसती है उसका नियंत्रण हो जाता है और वो रस नहीं चूसने पाती और पौधे का मैंगो मिलीबग से बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है कि यदि इसमें कहीं भी बोरर लगा हुआ है जो तने को अंदर से खोखला बनाकर और बुरादे के रूप में बाहर अपने स्क्रीटा निकाल रहा है, तो उसको नियंत्रण के लिए आप छेद को साफ करेंगे और उसमें सिरिंज की सहायता से 4 से 5 ml पेट्रोल को भरकर गीली मिट्टी और रुई के साथ उस छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे 3-4 दिन बाद मिट्टी हट भी जाती है, तब भी कीड़ा अंदर मर जाता है और वहाँ से कोई भी दोबारा बुरादा नहीं निकलता। इस प्रकार से आप पोषक तत्वों के उचित प्रबंधन करके खरपतवारों को मल्च के रूप में प्रयोग करके पौधे पर सूट बोरर का नियंत्रण करके और मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए अक्टूबर के महीने में नेपथलीन एसिटिक एसिड की 200 मिलीग्राम मात्रा का छिड़काव करके पौधे से अधिक उपज और गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त फरवरी और मार्च के महीने में प्राप्त कर सकते हैं और जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। नमस्कार। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव देवा, जिला सीकर के भगवान सिंह ने। आपने नीम आधारित कीटनाशी बनाने की विधि एवं प्रयोग के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज के दौर में किसान भाई अधिक फल तथा सब्जियों के उत्पादन प्राप्त करने के लिए कीटनाशक रसायनों का अंधाधुंध मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और उसके कई दुष्परिणाम मनुष्य के सेहत पर तथा पर्यावरण पर दिखाई दे रहे हैं। किसान भाइयों की तमाम फसलों में कीड़ों की समस्या हमेशा से रही है और पुराने जमाने से लेकर आज तक कीटों की रोकथाम के लिए रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल काफी अरसे से लगातार हो रहा है। पहले तो इसके खराब असर को ज्यादा महसूस नहीं किया गया, मगर अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि रासायनिक कीटनाशक इंसानों की सेहत के लिए बेहद घातक होते हैं। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि रासायनिक कीटनाशकों के बगैर काम चलाने का। ऐसे में कुदरती खूबियों से भरपूर नीम का इस्तेमाल काफी कारगर साबित हो रहा है और नीम के कीटनाशक तत्वों की जांच पड़ताल को लेकर भारत समेत कई देशों में खोजबीन की गई है। तमाम प्रयोगों के बाद ये हकीकत सामने आई है कि नीम के पेड़ के फल, बीज, दाल, तना और पत्तियों में असरदार कीटनाशक की खूबियां मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये नीम आधारित पेस्टिसाइड्स क्या हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीम एक बहुत गुणकारी पेड़ है और इसके प्रत्येक भाग में अजारिवेक्टिन नामक रसायन तत्व पाया जाता है, जिसमें कीट को मारने की, रोगों को मारने की, जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। और साथ ही फसलों में इसका उपयोग करने से फसलों में इसका अवशेष भी नहीं आता है, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। और इसमें जो अजारिवेक्टिन तत्व नामक जो तत्व है उसका उपयोग हम फसलों में और सब्जियों में करके हम उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और हमारे उत्पाद की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने नीम आधारित पेस्टिसाइड के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं नीम निर्मित पेस्टिसाइड बनाने की विधि और इसके इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में, जो इस प्रकार है। वैसे तो नीम आधारित
जो पेस्टिसाइड्स हैं बाजार में कई नामों से उपलब्ध हैं, उनमें भी एजाइलोडिक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, रसायन आता है, जैसे कि निम्बिसिडीन, निम्बान, नीम गार्ड, अचू, रक्षक आदि कई नामों से ये बाजार में उपलब्ध है। और सरलतम बात यह है कि किसान भाई अपने खेत पर भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। इसके लिए किसान भाइयों जब नीम की निमोलियां हैं वो हमें इकट्ठी करनी होती है, साथ ही उनको धूप में सुखा। इन निमोलियों को 1 किलोग्राम निमोली या नीम की पत्तियां सूखी हुई उनको चटनी नुमा बारीक पीस लें और उनको एक मसलिन क्लॉथ जो छनछना कपड़ा आता है उसमें पोटली बना करके बांध लें और पानी के अंदर भिगो करके रात भर रख दें। इसको पानी में भिगो कर रखने से इसके अंदर का जो एजाइलोडिक्टिन तत्व है वो हमारे पानी में एकत्रित हो जाएगा। अब ये जो तत्व पानी में एजाइलोडिक्टिन आ गया है उसको 10 लीटर पानी में मिला करके हम फसलों में या सब्जियों में उपयोग करते हैं। साथ ही नीम की पत्तियां 5 किलोग्राम 10 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक ये 2.5 लीटर नहीं रह जाए। 2.5 लीटर पानी रह जाए। ये नीम युक्त दवा 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ धान की फसल में छिड़काव करने पर धान की गंदी बग, हरा फुदका, भूरा फुदका तथा रस चूसने वाले विभिन्न कीट जो हैं उनसे धान की फसल को बचाया जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारी सब्जियां हैं, भिंडी, बैंगन, टमाटर आदि में जो फल छेदक कीट का प्रकोप होता है को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल घोल का 1 से 2 लीटर की मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करने से इसकी प्रभावी रोकथाम हो सके। नीम के तेल का 2% घोल का प्रयोग कर जो बीमारी आती है चूर्णित आसिता जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, उस रोग की रोकथाम भी प्रभावी रूप से होती है। इसी प्रकार नीम के 0.5% घोल का प्रयोग करने से कद्दू वर्गीय फसलों में 10 दिन के अंतराल पर करने से रोग नियंत्रित होते हैं और साथ ही पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। नीम की पत्ती या नीम की खड़ी के पानी के घोल से तैयार करने के बाद में जब पौध रोपण हम किसी सब्जी का करते हैं उससे पहले उनकी जड़ों को इस नीम के घोल के पानी में डुबोकर हम उसको पौध को खेत में लगाते हैं तो उससे जो सूत्रकृमि की संख्या में कमी आती है और जो जड़ों में ये गांठें बना देती है उसका ये निवारण करती है। साथ ही नीम, टमाटर, बैंगन तथा मिर्च के खेत में नीम की खड़ी करीब 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से भूमि का उपचार करने पर सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण होता है। अन्न भंडारण के अंदर भी कई प्रकार के कीट लगते हैं और उनकी रोकथाम के लिए भी ये नीम एक कारगर उपाय है। नीम आधारित पेस्टिसाइड के लाभ इसे किसान अपने स्तर पर कम खर्चे में आसानी से बना सकते हैं। इससे कीटों का नियंत्रण हो जाता है। इसका पर्यावरण एवं फसल उत्पाद पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से प्यारे किसान भाइयों, नीम जो बहु गुणकारी वृक्ष है उसका हम इस्तेमाल खेती में कीट एवं रोगों को रोकथाम के लिए करके पर्यावरण और मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव आदि से हम निजात पा सकते हैं। साथ ही हमारी जो पैदावार है वो भी गुणवत्ता वाली पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।